प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हुए हादसे में 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये लोग जय गुरुदेव के अनुयायी थे और समागम में शामिल होने जा रहे थे। भगदड़ में मरने वालों में से 8 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है। वहीं घटना के बाद एसपी सिटी, एसपी ट्रैफिक, सीओ वाराणसी, एसओ रामनगर और मुगलसराय को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संसदीय क्षेत्र में हुए हादसे पर दुख जताया। पीएम ने ट्वीट कर मृतकों के परिवार के साथ संवेदना जताई। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे की घोषणा की। इसके अलावा राज्य सरकार ने भी हादसे की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी की है। वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मृतकों के परिवार के लिए 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। बताया जा रहा है कि जय गुरुदेव के समर्थकों ने सिर्फ 3000 लोगों के लिए प्रशासन से अनुमति ली थी, लेकिन लाखों समर्थक इस समागम के लिए पहुंच गए, जिसके चलते ये हादसा हुआ। दरअसल जय गुरुदेव के शिष्य पंकज महाराज ने चंदौली के डोमरी में समागम का आयोजन किया। इसी में शामिल होने के लिए आसपास के जिलों से हजारों लोग पहुंच रहे थे। कल सुबह से ही अनुयायियों का रेला समारोह स्थल की ओर बढ़ रहा था। इसकी जानकारी वाराणसी प्रशासन को भी थी। शनिवार दोपहर तकरीबन 1:30 बजे जब अनुयायियों का पैदल मार्च राजघाट पुल पर पहुंचा, तभी यह हादसा हो गया। हादसे में जो बच गए इनकी माने तो अनुयायियों की भीड़ जब आगे बढ़ने लगी तो पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान लोगों की तादाद पुल पर बढ़ने लगी, जिसके बाद लोगों का आरोप है कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और उसी के बाद भगदड़ मच गई और लोग एक के बाद एक दूसरे पर गिरते चले गए। हादसे के बाद प्रशासन ने अचानक से हड़कंप मच गया और आनंद फानन में मौके पर एम्बुलेंस समेत जो भी वाहन मिले उन्हें लाद कर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। ज्यादा गंभीर घायलों को बीएचयू रेफर कर दिया गया। मरने वालों और घायलों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। नोएडा में 6 नक्सलियों के पकड़े जाने की खबर है। 3 संदिग्धों की हिरासत में लिया गया है। यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में इन लोगों को पकड़ा गया है। इस वक्त इन लोगों से पूछताछ जारी है। लोगों के पास बड़ी मात्रा में विस्फोटक और 5 हथियार भी बरामद हुआ है। यह भी बताया जा रहा है कि ये दोनों नक्सली कुछ बड़े नक्सली नेताओं के संपर्क में थे और दिल्ली एनसीआर में बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। इनमें से एक की कई नक्सली वारदातों के सिलसिले में तलाश थी। उसकी पहचान झारखंड के लातेहार के रहने वाले नक्सली कमांडर प्रदीप कुमार सिंह के रूप में हुई। वो नोएडा में 2012 से ही छिप कर रह रहा था। यूपी एटीएस ने पहले एक नक्सली को गिरफ्तार किया, बाद में उसकी निशानदेही पर बाकी की गिरफ्तारियां हुई। शनिवार रात को दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस की टीम ने नोएडा सेक्टर 49 के हिडन अपार्टमेंट्स में छापा मारा। यूपी पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि की है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यहां एक बैठक के बाद आतंकवाद को महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में चिन्हित किया। हालांकि मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने पर भारत को चीन की तरफ से कोई ठोस भरोसा नहीं मिला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा है कि दोनों देशों ने आतंकवाद को एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में चिन्हित किया है। राष्ट्रपति श्री ने कहा है कि हमें सुरक्षा पर बातचीत और साझेदारी बढ़ानी चाहिए। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच अहम मुलाकात में 16 समझौतों पर सहमति बनी। दोनों देशों के बीच बड़ा रक्षा करार हुआ, जिसके बाद भारत को एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 मिला। रूस के साथ साझा बयान में आतंकवाद पर बोलते हुए पीएम मोदी ने सीमा पार से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन के लिए पुतिन का शुक्रिया अदा किया। आज गोवा में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है, जिसमें दोनों देश नवंबर में पाकिस्तान में होने वाले सार्क समिट में शामिल होने पर फैसला कर सकते हैं। म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की आज 4 दिनों की यात्रा पर वो भारत आ रही हैं। स्टेट काउंसलर बनने के बाद से ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरान गोवा में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के अलावा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेगी। आजमगढ़ में मुलायम के मुख्यमंत्री वाले बयान पर सीएम अखिलेश की नाराजगी साफ नजर आई, जहां इस सवाल के जवाब में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नेताजी ने कुछ बोला है तो सोच समझकर ही बोला होगा।
वहीं इटावा में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सीएम अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने कहा है कि यूपी चुनावों में अखिलेश ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। मुजफ्फरनगर की महिला को फोन पर तलाक देने के मामले में मुस्लिम समाज के लोगों ने पंचायत कर मोबाइल पर तलाक देने वाले शख्स के सामाजिक बहिष्कार का फैसला किया। पंचायत ने शरीयत के हिसाब से तलाक को जायज बताया है, लेकिन बेवजह मोबाइल पर दूसरे मुल्क से तलाक देने पर ऐतराज जताते हुए ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करने की बात कही। बता दें, ट्रिपल तलाक पर मचे बवाल के बीच मुजफ्फरनगर की महिला को उसके पति ने सऊदी अरब से फोन कर तलाक दे दिया था। सतना के नजीराबाद इलाके में दो मुस्लिम महिलाओं के हैरत अंगेज तलाक का मामला सामने आया है। यहां एक महिला को फोन पर उसके पति ने तलाक दे दिया तो दूसरी महिला को सोते वक्त तलाक दे दिया गया। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन के बाद मराठा समाज का मूक मार्च आज ठाणे में प्रदर्शन करेगा। आरक्षण की मांग को लेकर मराठा क्रांति मूक मोर्चा सुबह 10 बजे मैराथन चौक पर प्रदर्शन करेगी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में आज से पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के मेमोरियल के निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। श्रीनगर में 98 दिनों के बाद मोबाइल प्रीपेड सेवा फिर से शुरू कर दी गई है। दरअसल घाटी में तनाव के मद्देनजर प्रीपेड सिम की सेवा पर रोक लगाई गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे पर सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा है कि किसी के आने जाने से कोई फायदा या नुकसान नहीं होता। सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जाएगा, लेकिन बीजेपी की रैली होने के चलते वो इस जनसभा में शिरकत नहीं करेंगे। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और उनकी पार्टी सूरत में उनकी रैली को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि सूरत में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक रैली को संबोधित करेंगे। त्योहारों के सीजन में आम आदमी पार्टी पर फिर महंगाई की मार पड़ी है। माफ कीजिएगा, आम आदमी पर पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। 15 दिन में तीसरी बार तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल में दाम जहां ₹1.34 प्रति लीटर बढ़ाए गए, वहीं डीजल के दाम ₹2.37 बढ़ाए गए। सीएम मनोहर लाल ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा की जांच स्वतंत्र एजेंसियों को दे दी गई है। ऐसा नहीं है कि हुड्डा जो कहेंगे वही मानेंगे। प्रदेश सरकार को सभी जांच एजेंसियों पर भरोसा है। दरअसल हुड्डा ने जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की जांच स्वतंत्र एजेंसियों से कराए जाने पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट की सिटिंग जज से इसकी जांच कराने की मांग की थी। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए गुरुग्राम में अब हर शनिवार 3 घंटे के लिए सफाई अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी विधायक उमेश अग्रवाल ने शनिवार को इस अभियान की शुरुआत की। देश के प्रसिद्ध लेखक चेतन भगत अपनी लेटेस्ट किताब वन इंडियन गर्ल की लॉन्चिंग के लिए चंडीगढ़ पहुंचे। दरअसल चेतन भगत की नई किताब कामकाजी महिला पर आधारित है। आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर अग्रोहा में 35वें मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सहित कई हस्तियां शिरकत करेंगी। बरेली रेप पीड़िता के बच्चे को सहारा देने के लिए अब हाथ आगे बढ़ाने लगे हैं। डिलीवरी के दिन से लेकर अभी तक लगभग 20 लोग गोद लेने के लिए आ चुके हैं। बरेली के जिला अस्पताल में रेप पीड़ित नाबालिग मां, जिसकी अपनी खुद की उम्र 14 साल है, उस उम्र में वो खुद मां बन गई। अब सवाल बच्चे की जिंदगी का है। मां इसे रखना नहीं चाहती। ऐसी स्थिति में अब कई दंपत्ति बच्चा गोद लेने आ रहे हैं। दरअसल मार्च 2016 में युवती के साथ गांव में रहने वाले आसिफ ने दुष्कर्म किया। जब घर वालों को पता लगा तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी अभी जेल में है, पर उस सब के बाद ये नाबालिग बच्ची गर्भवती हो गई। मुंबई से सटे के एवरसाइन नगर इलाके में एक 22 साल के युवक ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले उसने अपने मोबाइल से सेल्फी फोटो खींचकर अपनी पत्नी की व्हाट्सएप पर एक तस्वीर भेजी, जिसमें वो पंखे से रस्सी को गले में बांधकर खड़ा है। फोटो व्हाट्सएप करने के कुछ देर बाद ही युवक ने खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस आत्महत्या का मामला दर्ज कर आगे जांच कर रही है। दिल्ली कैंट में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां 3 कारों में टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हुए, जबकि एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक्सीडेंट शनिवार रात को दिल्ली कैंट थाने इलाके के जनक सेतु फ्लाईओवर पर हुआ। वहां धौला कुआं से आ रही तेज रफ्तार एसयूवी कार ने अपने आगे जा रही टवेरा कार को टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियां डिवाइडर पार कर दूसरी सड़क पर आ गई और दूसरी तरफ से आ रही इनोवा से टकरा गई। टक्कर के बाद एसयूवी सड़क पर पलट गई। दिल्ली पुलिस की टीम एक्सीडेंट के बाद मौके पर पहुंची और गाड़ियों को वहां से हटाया गया। घायलों को नजदीक के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।
बाहरी दिल्ली के अलीपुर में NH1 पर अमेठी यूनिवर्सिटी के छात्रों की स्कॉर्पियो गाड़ी का टक्कर से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई जबकि 2 छात्र घायल हुए हैं। घायल छात्रों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये सभी बीटेक का सेकेंड ईयर के छात्र हैं। हादसा शुक्रवार रात को हुआ जब छात्र नोएडा से हरियाणा के मुरथल जा रहे थे। हिमाचल प्रदेश के नूरपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पठानकोट मंडी सड़क मार्ग पर बस और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार दोनों युवक और युवतियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दोनों मृतक पंजाब के फिरोजपुर जिले के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है। वहीं पुलिस के मुताबिक हादसे की वजह मोटरसाइकिल की तेज रफ्तार और ओवरटेक करना माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बेमतरा में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए गांव वालों ने लाइनमैन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। यूपी में बलिया के रेवती थाना इलाके में एक 22 साल की एक युवती का सिर कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई। लड़की का शव सिवान में लगे मक्के के खेत में मिला। परिजनों के मुताबिक लड़की एक दिन पहले अपनी बीमार बहन से मिलने शहर गई थी। वहीं परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई। इलाहाबाद के धूमनगंज इलाके में बदमाशों ने एक घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म करने की कोशिश की और महिला के विरोध करने पर धारदार हथियार से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। घटना के वक्त महिला घर में बच्चों के साथ अकेली थी। घर के बाकी सदस्य दशहरा पर मेला देखने बाहर गए हुए थे। पुलिस ने महिला का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानपुर में एक सनकी आश्रित की करतूत सामने आई है, जहां इस सनकी प्रेमी ने लड़की से रेप करने की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर कुल्हाड़ी से कई बार उस पर वार कर उसे घायल कर दिया। ग्रामीणों को आता देख आरोपी लड़की को छोड़कर वो फरार हो गया। वहीं घायल लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे उर्सला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। यूपी के सुल्तानपुर में जमीनी विवाद में एक युवक को कुछ बदमाशों ने गोली मार दी। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के हाथरस में चलती कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके बाद कार सवार 2 लोगों ने चलती कार से कूदकर जान बचाई। रियलिटी शो बिग बॉस का 10वां सीजन आज से शुरू होने वाला है। बिग बॉस 10 इस बार भी सलमान खान ही होस्ट करने वाले हैं। वहीं बिग बॉस 10 के लॉन्च के दौरान IVN7 के पॉपुलर शो भाभी तेरा देवर दीवाना की टीम भी सेट पर मौजूद रहेगी। बिग बॉस के सीजन का लोगों को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इस बार शो में खास बात यह है कि घर में कोई सेलिब्रिटी नहीं बल्कि आम लोग शामिल होने वाले हैं। शो में शामिल होने वाले आम लोगों की लिस्ट भी जारी हो चुकी है। इस घर में एंट्री करने वालों में कोई टीचर है, तो कोई सिंगर, तो कई एंटरटेनर है। वही कंटेस्टेंट की लिस्ट सामने आने के बाद अब सलमान ने अपने ट्विटर पर बिग बॉस के नए घर की तस्वीर भी ट्वीट की है। फोटो में सलमान खान घर के गार्डन में खड़े हैं और पीछे कांच में से बिग बॉस का घर दिखाई दे रहा है। सलमान घर के अंदर देख रहे हैं। सलमान ने ब्लैक कलर की शर्ट और पैंट पहन रखी है। बिग बॉस 10 के लॉन्च के मौके पर दीपिका पादुकोण सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। वहीं आज बिग बॉस 10 में सलमान खान दीपिका की हॉलीवुड फिल्म XXX रिटर्न्स ऑफ जेंडर केस का ट्रेलर भी लॉन्च करने जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप करने के बाद भारत एक बार फिर न्यूजीलैंड के सामने होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज धर्मशाला में खेला जाएगा। टीम के 900वें वनडे से पहले कप्तान धोनी ने कहा है कि मैदान पर टेस्ट कप्तान विराट कोहली से सलाह लेकर वो फैसले करेंगे। कबड्डी वर्ल्ड कप में भारत और अर्जेंटीना के बीच खेले जा रहे मैच में भारत ने धमाकेदार जीत दर्ज करते हुए अर्जेंटीना को धूल चटा दी। वहीं 74 और 20 के स्कोर से भारत ने मैच अपने नाम कर सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदों को और मजबूत कर लिया है। इंडियन सुपर लीग में दिल्ली डायमंड्स और नॉर्थ इंडिया ईस्ट यूनाइटेड के बीच खेला गया पहला ड्रॉ रहा।